वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो बात करेंगे CS601। और हमारा टॉपिक जो आज का होगा वो होगा 29 से लेके 53 तक। काफ़ी थोड़ी सी लेंथी वीडियो आपकी हो जाएगी, लेकिन आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स आज इसके अंदर जो है इंशाल्लाह क्लियर करवा दिए जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पहली स्लाइड के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर आपको कम्युनिकेशन बताई जा रही है कि फिजिकल लेयर के ऊपर कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। तो फिजिकल लेयर के ऊपर जनाब इस तरह से कम्युनिकेशन की जाती है, देखें जिस तरह आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर ना मुख्तलिफ तरह से हमारे पास जो है ना वो एक आपके पास कह सकते हैं कि एप्लीकेशन है नहीं, ये आपके पास ट्रांस लेयर्स होती हैं जिनका काम क्या होता है कि आपके डेटा को एक फिजिकली तौर पे कैच करना, उसके बाद इसको डेटा लिंक लेयर के ऊपर सेंड कर देना। जिससे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमने किस तरह से कम्युनिकेशन करनी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे फिजिकल लेयर मिलेगी। तो आप आज फिजिकल लेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप डेटा लिंक की बात करेंगे, फिर नेटवर्क की, फिर ट्रांसपोर्ट करो एट देन, फिर आप एप्लीकेशन लेयर की बात करेंगे। तो आज के इस टॉपिक के अंदर आप जो बात करने जा रहे हैं वो आपका फिजिकल लेयर होगा, और फिजिकल लेयर के बारे में हम इंशाल्लाह कम्युनिकेट करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती थी कि हमने एनालॉग टू डिजिटल डेटा पढ़ना है। यानी कि हम ये बात करते हैं कि हमारा जो डेटा होता है या तो वो एनालॉग की फॉर्म में सेंड हो सकता है या वो डिजिटल की फॉर्म में सेंड होता है। अब हम बात करेंगे पहले एनालॉग की फॉर्म में। अगर हमारा डेटा एनालॉग की फॉर्म में सेंड होता है तो हमारा डेटा कंटिन्यू होता है, और अगर हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में सेंड होता है तो वो डिस्क्रिएट होता है या डिस्क्रीट होता है। या आपने दोनों बातें आप अपने MCQs के हवाले से याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, एनालॉग क्लॉक है जी और डिजिटल क्लॉक है। देखिए एनालॉग क्लॉक और डिजिटल क्लॉक, एनालॉग की और डिजिटल की एग्जाम्पल है। जिस तरह से ह्यूमन वॉइस, मेरी आवाज़ या आप आवाज़ सुनते हैं लाइव किसी की, तो वो एनालॉग है। आपकी जो ह्यूमन वॉइस होती है ना वो एनालॉग की फॉर्म में सेंड होती है। जबकि अगर आप कंप्यूटर में, जिस तरह मेरी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आप ये वॉइस सुन रहे हैं, तो ये मेरी आवाज़ बाय यूजिंग कंप्यूटर, बाय यूजिंग मोबाइल आप सुन रहे हैं, तो ये डिजिटल है। अगर लाइव सुनते हैं तो वो एनालॉग थी, और अगर रिकॉर्डेड सुन रहे हैं तो वो डिजिटल है। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ और मेन फ़र्क है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बनाइए, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। अब डिजिटल सिग्नल जो है रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, और सिग्नल एनालॉग भी हो सकते हैं। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से बात करेंगे। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, इनफाइनाइट लेवल्स होते हैं, इंटेंसिटी ओवर टाइम। हमारे पास जो होता है ना लेवल होता है वो इनफाइनाइट होता है, जबकि डिजिटल नंबर्स में, डिजिटल सिग्नल में हमारे पास लिमिटेड नंबर्स होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, देखिए जो एनालॉग होते हैं ना वो इस तरह की शक्ल इस तरह से होती है जिस तरह मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। अब जो एनालॉग अब जो डिजिटल होते हैं ना वो इस तरह से होते हैं जिस तरह ये है। ठीक है, तो ये इनकी मेनली शक्लें होती हैं। तो ये आपने दोनों बातें याद रखनी है, आपको स्लाइड में भी नेक्स्ट जाके दिखाएगा। ये देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये एनालॉग है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये आपके पास डिजिटल है। देख रहे हैं कभी सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल जीरो पे है, यहाँ पे पीक पॉइंट पे है, यहाँ पे एट द एंड जीरो पे हो गया, फिर नेगेटिविटी में चला गया। तो ये आगे जाके आप इसको डिटेल से इंशाल्लाह जो है वो पढ़ेंगे। तो ये आपके पास एनालॉग और डिजिटल है। आगे हम आते हैं पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के ऊपर। यह भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है जनाब कि पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का क्या मतलब होता है। जो एनालॉग होता है ना या डिजिटल सिग्नल होता है, इसके अंदर ही पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पाया जाता है। अब पीरियोडिक सिग्नल जो होते हैं इसका मतलब होता है कि पीरियड और साइकिल। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब ये है कि देखें, ये यहाँ पे आपका ये साइकिल चल रहा है। ठीक है, ये देखें अब ये साइकिल कितनी देर बाद जाके पीक लेवल पे जाएगा, कितनी देर में यह जो है ये जीरो पे आएगा, कितनी देर बाद जो है वो पीक लेवल पे जाएगा। तो ये आपका टाइम पीरियड होता है। तो पीरियड का मतलब है टाइम, और साइकिल का मतलब है कि ये साइकिल जिस तरह देखें, मैं आपको अगर डिजिटल में बना के दिखाऊं तो ये है और फिर ये इस तरह से। अब देखिए आप, सॉरी इस चीज़ को हम दोबारा से रेस करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी के साथ कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ सके। देखिए आपने सिंपल देखना कि एक पीरियड, ये देखो अब ये क्या हो रहा है, ये एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो आपको बताने का मकसद है कि देख रहे हैं कि आप एक साइकिल कितनी देर में रिपीट होता है और एक साइकिल कितनी देर में जीरो से पीक लेवल पर जाता है। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक, जो कि कम्बिनेशन है जी पीरियड का और साइकिल का। जबकि नॉन पीरियोडिक का मतलब होता है कि एनालॉग सिग्नल और नॉन पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल जिसके अंदर कोई पीरियड नहीं होता, जिनका कोई कंसिस्टेंट शक्ल नहीं होती सिग्नल की। जिस तरह से देखें ये आपके पास क्या है, ये सारे ये एनालॉग हैं, ये पीरियोडिक नहीं है, यानी कि क्योंकि आपको साइकिल बनता नजर नहीं आ रहा। इस तरह ये है, ये देख रहे हैं आप, कोई ऊपर है कोई नीचे है, यानी एक जो गंद टाइप होता है उसको हम नॉन पीरियोडिक सिग्नल का नाम देते हैं कि आपके पास कोई साइकिल नहीं है, कोई पीरियड नहीं है। अब ये देखो आपको बता रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर साइन वेव्स होती हैं हमारे पास। ये भी आपने याद रखना है कि जो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल्स होते हैं ना,
ये सिंपल भी हो सकते हैं और ये कंपोजिट भी हो सकते हैं। क्या मतलब है? सिंपल का मतलब है कि बिल्कुल इजी और बिल्कुल सादा, जबकि कंपोजिट का मतलब है जुड़े हुए। अब ये देखिए, ये साइन वेव दिखा रहा है। अब आपने यहाँ पे ज़रा गौर से एनालाइज करना है। मैं थोड़ा सा जूम करूँगा आपके लिए ताकि आपको समझ आ सके। आपने ये देखना है कि कितनी देर में एक साइकिल रिपीट किया जा रहा है या कितनी देर में एक साइकिल को फाइनलाइज किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये आपके पास शक्ल है, यहाँ से आपका सिग्नल जो है वो स्टार्ट होता है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको इस तरह से फ़र्क नज़र आ सके। ये देखिए, यहाँ से आपका सिग्नल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ये पीक लेवल पे जा रहा है, यहाँ पे ज़ीरो में आ गया, फिर नीचे आया, ये देखिए एंगल, फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया। अब आप ज़रा गौर से एनालाइज करें तो ये आपका पीरियड है इतना सा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका सेकंड पीरियड है। अब ये वाला पीरियड देखें, क्या पहले के बराबर नहीं था? ये जो मैंने आपको ये वाला बना के दिखाया, अब ये देखें, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर थे। अब ये वाला, ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये इसके बराबर था। तो ये हमारे पास एंगल्स हैं और ये जो बार बार रेपिटेशन हो रही है, इसको हम साइकिल का नाम देते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास साइन वेव है। और साइन वेव का मतलब होता है कि ये पीरियोडिकली या पीरियडिकली में पाई जाती है। यानी कि इसका मतलब, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने ये बात करनी होती है कि हमारी जो साइन वेव है, हमारा जो एंगल है, हमारा जो टाइम पीरियड है, वो हमें कितना रिक्वायर्ड है। अब ये कंपोजिट भी हो सकते हैं और ये सिंगल भी हो सकते हैं। अब इसका मतलब है, देखें, ये सिंपल एक एक सिग्नल है, ऐसा नहीं है कि ये एक एक, ये दो दो भी हो सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। अब ये तीसरा भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं कंपोजिट। और ये जो आपको बना हुआ नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं सिंगल। तो ये मेन फर्क भी आपने अपने माइंड में रखना है। अब ये देखें, अब आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह रहा है कि पीक एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी जीरो से लेकर जो पीक पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? आपको सिर्फ एम्पलीट्यूड के बारे में आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फ़र्क है, ये एम्पलीट्यूड है। इस तरह यहाँ से यहाँ तक जो फ़र्क है वो आपका एम्पलीट्यूड है। इस तरह से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पीक पॉइंट का डिस्टेंस होगा, इसको हम कहेंगे ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारे पास मेनली एम्पलीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। आगे हम आते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। साइन वेव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि जब हमारा जो टाइम होता है ना, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा पीरियड कि एक जो सिग्नल की शक्ल है, जिस तरह ये देखें, इस तरह से इस तरह, इसका मतलब है कि ये जो शक्ल यहाँ से रिपीट कर रहा है अपनी, इसको कितना टाइम लगेगा, ये अपना एक साइकिल कितने टाइम के अंदर पूरा करेगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास जो है वो काउंट किए जाते हैं। ये इसका फार्मूला है, F इक्वल टू 1/t और T इक्वल टू 1/f। ये आपने दोनों याद रख लेनी है, ये आपके आगे जाके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। ये देखें, इसमें न्यूमेरिकल भी है, इसमें मैथमेटिकल एग्जांपल्स भी आएंगी जो कि आपके पेपर में कंफर्म में पूछी जाएंगी। ये देखें, साइन वेव फ्रीक्वेंसी, इसका फार्मूला ये कि T इक्वल टू F/1/f। अब यहाँ पे देखें, फ्रीक्वेंसी आपको 12 दे दी है। अब आपने क्या करना है, 1/12 सेकेंड्स इसका जवाब है। पीरियड्स, टाइम, जो भी आपको दिया होगा, आपने ये फार्मूला लगाना और आपके पास जो है जवाब निकल आएगा। तो इस तरह से आपने बेसिक वर्किंग जो है वो करनी होती है। नेक्स्ट पे आए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है आपने, एमसीक्यू में पूछी जाएंगी आपके। मिली सेकेंड जो है ये 10⁻³ के बराबर होता है। माइक्रो सेकेंड जो है वो 10⁻⁻6 के। नैनो सेकेंड 10⁻⁻9 के, जबकि पिको सेकेंड 10⁻⁻12 के। इस तरह से यहाँ पे भी हर्ट्ज होता है, ये 1 Hz लिखा जाता है। इस तरह किलो हर्ट्ज है, ये 10⁻3। अब ये फ़र्क है कि यहाँ पे -3 था और यहाँ पे +3 था। फिर मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज और टेरा हर्ट्ज 10⁻6, 9 और 12 के बराबर होता है। और एट द हमारे पास सेकेंड जो है वो 1s लिखा जाता है। तो ये मेन जो शॉर्टकट काम है, और स्पेशली ये मेगा हर्ट्ज के बारे में और ये माइक्रो सेकेंड के बारे में, ये आपके फाइनल में भी आ सकता है और आपके मिड में भी आ सकता है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट पे कुछ आपके पास एग्जांपल्स हैं। ये देखें, अब क्या कह रहा है, द पावर, ऐसी पावर वो यूज़ एट होम, जब अपने होम पे इस्तेमाल करते हैं, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी 60 हर्ट्ज। अब आपने क्या निकालना है, आपने इसका पीरियड निकालना है। तो पीरियड के लिए आपको पता है टाइम का फार्मूला कि T इक्वल्स टू 1/f, सिंपल। अब देखिए f किसके बराबर था, 60 के बराबर, तो 1/60 करें तो आपका जवाब आएगा 0.0166 सेकंड्स। और अगर आप ये पॉइंट ख़त्म करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है उसको इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट को शिफ्ट करते हैं, तो क्या होगा, जितने जीरोज हैं उतनी आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है। देखें 1 और 2, तो 2 नंबर के बाद आपने पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो जगह 16.6। तो ये आपने इस तरह से काम जो है वो करना है। नेक्स्ट पे आप आए तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। अब फ्रीक्वेंसी का निकालने का फार्मूला उसी के रेसिप्रोकल है, F इक्वल टू 1/10⁻⁻1। क्यों?
क्योंकि ये 100 ms था, तो अब आपने इसको 10 में लिखा। अगर आप यहाँ पे कन्वर्ट करें इसको सेकंड में तो कैसे किया जाएगा, 10 की पावर को मल्टीप्लाई करें -3 के साथ, क्योंकि हमने इसको माइक्रो सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया कि माइक्रो की जो पावर होती है वो 10 की पावर -3 होती है। तो आपने इस तरह से सिंपल इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये जवाब आ गया 10 की पावर -1। ये कैसे आया, अब आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है बाई यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आपका जवाब आ जाएगा 1/t। टी की ये जो आपने अभी वैल्यू निकाली इसको यहाँ पे लगाएंगे तो 10 हर्ट्ज जवाब आ जाएगा। और यहाँ पे सिंपल इसको जो आपने किलो हर्ट्ज में अगर कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली आप किलो के साथ जो साइन लिखेंगे और उसको आप यहाँ पे देखें बेसिस की 1 है तो 1 माइनस जो 3 है ये 2 के बराबर होगा, तो आपका फाइनलाइज एक जो है वो जवाब आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सिंपल इस एग्जाम्पल को करना है। फेज क्या होता है, फेज हम कहते हैं शक्ल को, यानी कि आपके सिग्नल की क्या शेप है, सिग्नल की क्या शक्ल है उसको, जिस तरह देखें इसकी शेप ये वाली है, तो ये इसका ये जो है ना ये यहाँ से लेके यहाँ तक उसका 1 फेज है, ये उसका 2 फेज है, तो इसको हम फेज कहते हैं। सिग्नल की शक्ल को फेज कहा जाता है। अब सिंपल इसका फार्मूला भी आपने याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। 360 हर्ट्ज जो है वो 2 रेडियंस के बराबर होता है 2 पाई के। कैसे, क्योंकि ये इस तरह से सर्कल होता है ना, तो सर्कल की पूरी वैल्यू होती है 2 पाई, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो 1 रेडियन है 1 डिग्री है वो होता है 2 पाई ओवर रेडियंस के। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पे है तो ये देखेंगे आपको बता रहा है ये फेज है किस तरह से, ये देखो इस तरह से। तो ये आपको बताया जा रहा है कि ये जो शक्ल आपको नजर आ रही है ना कैसे, कि यहाँ पे आपका सिग्नल जो है देखिए नीचे आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल मजीद नीचे आ रहा है, यहाँ पे सिग्नल ऊपर जा रहा है। इस चीज़ को हम कहते हैं ये हमारे पास जो है वो फेज होता है, यानी सिग्नल कहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी शेप कैसी दी जा रही है, उसको हम फेज का नाम देते हैं। अब ये उसका सिंपल सी एक जो है वो एक इसकी एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपको क्या बता रहे हैं कि 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 इक्वल टू 60 रेडियंस। किस तरह 1/6 आपको दिया गया, मल्टीप्लाई करें 360 के साथ, जो कि आपने फार्मूले का पढ़ना है। 6 को काटेंगे 360 के साथ, ये आप जो है वो कटिंग करेंगे तो आपको एक फाइनलाइज आंसर आएगा 60 डिग्री। और इसी तरह भी आपसे इस 60 को मल्टीप्लाई करें, जो कि हमने रेडियंस को मल्टीप्लाई करना था, तो रेडियन का फार्मूला देखें, मल्टीप्लाई करें 2 पाई ओवर 360 के साथ, दोबारा से इसको आप पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है, ये देखें 1 रेडियन किसके बराबर होता है 2 पाई ओवर 360। अब यहाँ पे आपको 60 जो कि आपने रेडियन निकाल दिया, अब यहाँ पे डिग्री को अप्लाई करिए और आपके पास फाइनलाइज यहाँ पे भी एक जवाब जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पे वर्किंग करनी है। तो यही एग्जांपल आपके पेपर में पूछी जाएंगी, तो आपने इस एग्जांपल को अच्छी तरीके से फाइंड आउट करना है। यही तमाम तरह आपके जो आपको करवाई जा रही है ना, यही एग्जांपल आपके पेपर में पूछने के जो है वो इम्कानात हैं। वेवलेंथ पे आए तो वेवलेंथ एक अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सिग्नल की जो ट्रैवल होता है थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब होता है कि आपका सिग्नल कैसे जा रहा है, बाय यूजिंग द वायर, बाय यूजिंग द सिग्नल। तो ये हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है। बाय यूजिंग द एयर, एयर के जरिए जो चीज़ मूव करती है उसको हम कहते हैं ये सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा ट्रांसफर कर रहा है, जबकि जो वायर की फॉर्म में मूवमेंट करते हैं इस चीज़ को हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। अब वेवलेंथ जो होता है ये बेंड करता है हमारे पीरियड को, हमारी फ्रीक्वेंसी को, और ये प्रोपोगेशन इसकी स्पीड ऑफ मीडियम के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होती है। किस तरह से आगे जाकर इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको मजीद समझ आएगी। ये देखें अब यहाँ पे वेवलेंथ कितनी है, यहाँ पे देखो ये आपको बता रहा है ये इसकी वेवलेंथ है। कैसे, अब इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। ये देखें ये आपके पास सिग्नल है, ये सिग्नल आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। यहाँ से आपका सिग्नल स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपका सिग्नल खत्म हो रहा है। अब इस सिग्नल की शक्ल जो है इस तरह बनेगी, यहाँ से आपने किया और यहाँ से आपने करके दोबारा से इसको इस तरह फाइनलाइज कर दिया, ठीक है। तो ये आपकी लाइन आ रही है इस तरह से। अब ये देखें इस सिग्नल की शेप इतनी, यहाँ से आपकी फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से आपकी वेवलेंथ दोबारा स्टार्ट हो रही है इस तरह से। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना ये आपकी वेवलेंथ होती है। तो इस चीज़ को हम वेवलेंथ का नाम जो देते हैं, यानी सिग्नल एक पूरा सिग्नल की जो शक्ल होती है, पूरे सिग्नल की जो शेप होती है, उसको हम यहाँ पे वेवलेंथ के नाम से जो है वो प्रोनाउंसिएट करते हैं और वेवलेंथ के नाम से हम उसको कॉल करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं तो आगे देखें इसकी भी कुछ फार्मूलाज आपको बताए जा रहे हैं कि PROP स्पीड, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्रोपोगेशन स्पीड है जिस जो हम C के साथ डिनोट करते हैं, ये लाइट की स्पीड के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जबकि वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। फार्मूलाज देखिए, लैम्डा इक्वल टू C/F स्टैंड फॉर स्पीड यानी कि प्रोपोगेशन स्पीड और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे आप फर्ज कीजिए, अब इसकी भी लाइट यानी जो हमारे पास लाइट की स्पीड है ना वो हमारे पास कांस्टेंट होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 ms-1 या m/s। तो आपने यहाँ पे वो लगाया और फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे एक बताई जा रही है, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पे एक फाइनलाइज करके दिखाई जा रही है और बताई जा रही है। नेक्स्ट पे आप आए तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता रहा है कि लैम्डा इसके बराबर होगा, जो एग्जांपल आपको बता रहा है। टाइम फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के अंदर एक साइकिल को कंप्लीट करेगा, इसको हम टाइम और फ्रीक्वेंसी का नाम
देते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो आपको बता रहा है कि ये इसका पीक लेवल है यानी कि 5 वोल्टेज है जी। आपको सिंपल बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक गया, तो इसका आपने निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, आप इसकी टाइम और इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, कितने टाइम में सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, तो इसको टाइम और फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल आप, मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखेंगे। अब टाइम और फ्रीक्वेंसी डोमेन पर एग्जाम्पल शायद आपको सॉल्व करके दिखाएगा भी आगे। कंपोजिट सिग्नल की बात करते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। सिंपल फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड आउट करनी है जो आपने प्रीवियस जो है वो की हुई थी। मेरे ख्याल में ये इसका आगे यही सिग्नल आपको बना के दिखा रहा है कि मैथमेटिक्स का प्रूफ नहीं है, ठीक है। और मैथमेटिक्स कई आपकी ज़्यादा आएंगी आपके पेपर में, इस तरह की डायग्राम वाली आपके पेपर में नहीं आती। कंपोजिट सिग्नल्स क्या होते हैं? कंपोजिट सिग्नल का मतलब होता है जो हमारी साइन वेव्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंपोजिट लेवल के ऊपर, बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती हैं। इसके अंदर हमारे पास ये बात होती है कि जो साइन वेव है इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ में, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आप बातचीत करते हैं किसी से बाय यूजिंग द फोन, तो वो भी आपके सिग्नल्स के थ्रू आपका डेटा जो है वो सेंड आउट किया जा रहा होता है। तो कंपोजिट सिग्नल का मतलब बहुत ज़्यादा डेटा एट द सेम पॉइंट, बहुत ज़्यादा डेटा एट एवरी पॉइंट जो है वो सेंड आउट किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखें 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो कि एक स्टैंडर्ड है, इसको बस आपने याद कर रख लेना है। अब कंपोजिट सिग्नल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सिग्नल एक ही साथ सफ़र कर रहे हैं। कंपोजिट का मतलब होता है मिला के सफ़र करना। सिंपल यानी एक सिग्नल, कंपोजिट यानी बहुत ज़्यादा सिग्नल्स। तो इस चीज़ को हम कंपोजिट सिग्नल का नाम देते हैं। अब ये देखें इसकी एग्जाम्पल है कि अब ये क्या है, ये देखें बहुत ज़्यादा सिग्नल है ना, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इसको हम कंपोजिट सिग्नल जो है वो कहते हैं कि डेटा बड़े पैमाने पर सेंड किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी डीकम्पोजिशन हो रही है कि डेटा को जब आप सेंड करते हैं ना, तो सेंड करने के बाद जब आपका डेटा पहुंच जाता है तो उसके बाद डेटा को डीकम्पोजिट किया जाता है ताकि डेटा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सके और ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को यूटिलाइज किया जा सके और ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को देखा जा सके। बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ का मतलब होता है कि हमारे पास ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि मेजर की जाती है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बैंडविड्थ कैन बी यूज इनटू 2 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट विद 2 डिफरेंट मेजरिंग वैल्यूज। बैंडविड्थ को हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि, और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि बैंडविड्थ को हम 2 तरह से मेजर कर सकते हैं। एक होता है बैंडविड्थ इन हर्ट्ज जिसको हम HZ के नाम से भी पुकारते हैं और HZ भी कहते हैं, और एक होता है बिट्स पर सेकंड जिसको BPS कहा जाता है। B फॉर बिट्स, P फॉर पर और S फॉर सेकंड, तो बिट्स पर सेकंड। तो बैंडविड्थ होती क्या है? ये नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए जो है वो यूटिलाइज की जाती है, ये इसकी एक खूबी होती है। और हम इसको 2 तरह से मेजर कर सकते हैं, एक हर्ट्ज में और एक बिट्स पर सेकंड में। यही डेटा आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा है। आगे हैं तो रेंज होती है फ्रीक्वेंसी की, वो कंटेन होती है जी कंपोजिट सिग्नल्स के ऊपर, और बैंडविड्थ जो होता है ये नॉर्मली डिफरेंस होता है बिटवीन 2 फ्रीक्वेंसीज, 2 फ्रीक्वेंसीज के। यानी कि आप ये कहते हैं, जिस तरह फर्ज कीजिए ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, सिंपल एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ये सेकंड फ्रीक्वेंसी है। अब इसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम नाम देते हैं बैंडविड्थ का, क्योंकि हमने मेजरमेंट करनी होती है कि इस फ्रीक्वेंसी में जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, किस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी थी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास है, तो ये सारा डेटा आपका क्या हो रहा है, ये आपका मेजर किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ का फार्मूला होता है कि H मीन्स हाई माइनस FL, L मीन्स लो, और ये आपको आपके पेपर में दिया गया होगा। जिस तरह यहाँ पे देखें लो कौन सी थी 1000 और H कौन सी थी, यानी मैक्सिमम कौन सी थी 5000। 5000 में से आपने सिंपल माइनस करना है तो आपके पास बैंडविड्थ आ गई। ये आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस थी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे भी देखें 1000 है, 5000 है, सिंपल आपने वही फार्मूला जो है वो क्रिएट किया और B फॉर यानी बैंडविड्थ आपने यहाँ पे मालूम कर ली। नेक्स्ट पे आए तो वही काम, आपको 2 फ्रीक्वेंसी दी गई हैं। ये देखें इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें आपके पास मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी है 100 300 500 700 900। आपने सबसे लो फ्रीक्वेंसी देखनी है वो है जी 100, और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी देखनी है वो है 900। बीच में जितनी मर्जी आ रही हो उस चीज़ के बारे से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। फार्मूले में या तो हाई है या लो है, तो हाई थी 900 और लो थी 100, तो आपने 900 में से माइनस किया 100, तो आपके यहाँ पे जो है वो बैंडविड्थ निकाली गई। बैंडविड्थ यानी हर्ट्ज के अंदर आपकी बैंडविड्थ आ गई। तो ये इसका ग्राफ बना के आपको दिखा रहा है। इस तरह से आपने यहाँ पे वर्किंग जो है वो करनी होती है। अब यहाँ पे दोबारा आपको वही चीज़ बता रहा था कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। आते हैं हम आगे डिजिटल सिग्नल्स के ऊपर। डिजिटल का मतलब होता है 2 नंबर 0 और 1। अगर आपने 0 और 1 की फॉर्म में यानी 0 1 यानी सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, देन हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डिजिटल सिग्नल्स को। अब डिजिटल सिग्नल कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड बाय द
इन्फॉर्मेशन, यानी कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको इन्फॉर्मेशन में। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, 0 और 1। 1 का मतलब है कि आपका पॉजिटिव वोल्टेज है, जबकि 0 का मतलब है कि आपका 0 वोल्टेज है, ठीक है। और इसके भी 2 पॉइंट है, कौन कौन से, यानी 2 लेवल पे आप डेटा को सेंड कर सकते हैं, 1 बिट पे और 0 बिट के ऊपर। अब यहाँ पे ना हमने मुख्तलिफ फैक्टर्स भी रखे होते हैं कि अगर तो डेटा 0 आया, इसका मतलब अगर हम चेकआउट करते हैं कि हमारा डेटा 0 वैल्यू रिटर्न करे, इसका मतलब है डेटा सेंड नहीं हुआ या डेटा दरमियान में करप्ट हो गया। 1 आया, इसका मतलब है डेटा सक्सेसफुली ऑन द अदर वे जो है वो रिसीव हो चुका है, अब हम नेक्स्ट डेटा भेजने के काबिल हो चुके हैं। अब ये इसके सिग्नल्स होते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे एट द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर, कि इस तरह से आप काम करते हैं। ये 1 है, ये 0 है, ये 1 1 है, ये 0 है। ये आपके पेपर में भी आता होता है कि आप इसकी डायग्राम आपको दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आप इसके सिग्नल्स बताएं। तो बड़ा आसान है, सिंपल। देखें, जो पीक लेवल होगा ना, जो मैक्सिमम लेवल है वो 1 होगा, जो लोवेस्ट लेवल है वो 0 होगा। इस तरह मैक्सिमम 2 लेवल थे, 1 1 हो गया। अब 3 लेवल आपके पास जो है वो 0 0 है, तो आपने यहाँ पे 0 0 लिखा, दोबारा से 1 है तो आपने यहाँ पे 1 लिख दिया। तो इस तरह से हमने डिजिटल सिग्नल्स को देखना होता है। अब ये कंपोजिट भी हो सकते हैं, देखें 1 1, फिर ये देखें, और फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे देखें। अब ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है ना, इसका मतलब ये देखो यहाँ पे 1 था लेकिन यहाँ बिल्कुल नीचे चला गया, 0 हो गया। इस तरह से यहाँ पे देखो 0 है, फिर उसके बाद 1 हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि आप कंपोजिट सिग्नल के साथ भी ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आए तो नेक्स्ट पे आपको मजीद डिजिटल सिग्नल के बारे में बता रहा है कि किसी भी के सेंस में हमने जो डेटा सेंड करना होता है ना, हम सिर्फ 1 बिट के थ्रू ही डेटा को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ मुख्तलिफ वैल्यूज़ बताई जा रही हैं कि जो डिजिटल सिग्नल है इसके 8 लेवल्स हैं, ये आपको एग्जांपल दे रहा है। और हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड, हमें कितनी बिट्स जो है वो ज़रूरत होंगी पर हर लेवल के ऊपर आपने कैलकुलेट करना है। सिंपल क्या करना है, आपने नंबर ऑफ बिट्स पर लेवल, ये फार्मूला आपने अप्लाई करना है log 2, और जितनी आपको बिट्स दी गई होंगी, देखिए यहाँ पे जो है वो बिट आपको दी गई है 8, तो आपने log 2 ये फार्मूले का आ गया, और 8 आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लगा देना है। अगर यहाँ पे 16 होता आपने यहाँ 16 लगा देना था, अगर यहाँ 10 होता आपने यहाँ 10 लगा देना था। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपके पास एक फाइनलाइज आंसर आ जाएगा 3, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहा है, देखें इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी आपके पास क्या है, आपके पास 9 बिट्स है, वही काम अब इसने आगे सॉल्व भी की हुई है। हम इस चीज़ को चेकआउट करते हैं। तो ये देखें log 2 की पावर l, l का मतलब जो आपके पास लेंथ ऑफ बिट्स है, तो 9 लेवल थे, तो आपने क्या किया, यानी कि लेवल आपने यहाँ पे 9 अप्लाई किया, तो 3.12 log बेस 2 है, और 9 आपने ये कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, तो आपके पास ये 3.14 बिट्स जो है वो रिप्लाई आ गया या जवाब आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बिट रेट क्या होता है, तो बिट रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स सेंड इन 1 सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर कितनी बिट्स को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं बिट्स पर सेकंड, कि आपकी 1 सेकंड में कितनी बिट्स जो है वो ट्रांसफर हो रही हैं। और मोस्ट डिजिटल सिग्नल आर नॉन पीरियोडिक एंड थर्ड पीरियोडिक एंड फ्रीक्वेंसी आर नॉट एप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स। देखें ज़्यादातर जो सिग्नल्स होते हैं ना, सिग्नल्स डिजिटल, वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें कुछ एप्रोप्रिएट नहीं होती है। अब यहाँ पे देखें बिट रेट आपका ये है, लेकिन आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा निकालना थोड़ा सा टफ है हमारे लिए। अब बिट रेट कैसे मालूम करना है, ये बड़ा आसान सा आपके लिए। देखें आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से आपके पास बिट रेट निकल आएगा। इस तरह आपने यहाँ से भी दोबारा यही करना है। कहने का मतलब है कि बिट रेट का मतलब है कि आपने सिंपल ये बात याद रखनी है कि 1 सेकंड में कितनी बिट्स ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आए तो एग्जांपल दे रहे हैं जी आपको यहाँ पे, और एग्जांपल आपके पास है कि अज्यूम करें वी नीड टू डाउनलोड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एट द रेट ऑफ 100 पेजेस पर सेकंड। आपने क्या करना है, आपने अज्यूम किया कि हमने डाउनलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स को, और उसका जो हमारे पास स्पीड है वो 100 पेजेस पर सेकंड है, तो आपने बिट रेट मालूम करना है। अब निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, 1 पेज में कितनी लाइंस होती हैं, ये स्टैंडर्ड है, आपको पता होना चाहिए कि 1 पेज में 24 लाइंस होती हैं। 1 लाइन पे जो है वो मिनिमम 80 करेक्टर्स हम लिख सकते हैं, और जो 1 करेक्टर होता है वो 8 बिट्स का होता है, जिसको हम 1 बाइट कहते हैं। बिट रेट मालूम करें, 100 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 8, तमाम तो वैल्यूज को कन्वर्ट करें तो ये आपका जवाब आएगा। उसको आपने कन्वर्ट करना है एमबीज पर सेकंड में, यानी कि आपने सेकंड्स के अंदर उसको निकालना है, तो आप डिवाइड करेंगे उसको 60 के साथ, ठीक है। तो मेगाबाइट पर सेकंड के अंदर आपके पास जो जवाब फाइनलाइज आ जाएगा। यही आपको बता रहा है जिसने आपको ऑलरेडी पीछे सॉल्व करके दिखा दिया था। नेक्स्ट पे आप आए, ये एग्जांपल सिंपल वही है जो आपको मैंने करवा दिया, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज चेंज है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको खुद कर लेंगे। उसके आगे जनाब हम चलते हैं, तो बिट लेंथ के बारे में आपको बता रहा है। बिट लेंथ क्या होती है, बिट लेंथ का फार्मूला ये वाला होता है जो कि आपने याद करना है कि बिट लेंथ इक्वल टू प्रोपोगेशन स्पीड मल्टीप्लाई बाय बिट ड्यूरेशन।
यानी कि स्पीड क्या होगी और कितनी डेटा या कितनी स्पीड में हमारे पास डेटा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है वो आ सकता है, इसको हम बिट लेंथ कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें डिजिटल और कंपोजिट जो एनालॉग सिग्नल है उसके बारे में आपको बता रहा है कि ये भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली एक ही सिग्नल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी सफ़र कर रहा है, लाखों की फॉर्म में सिग्नल जो है वो सफ़र कर सकते हैं, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे पास नहीं होती है। वर्टिकल लाइन इज द टाइम डोमेन मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्फिनिटी, यानी भी यहाँ पे वही काम है कि आपके पास इनफाइनाइट सिग्नल हो सकते हैं जो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो है बड़ी आसानी से सफ़र कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें आपके पास बहुत सारे सिग्नल हैं जो एज इट इज़ जो है वो सफ़र कर रहे हैं, और ये देखो यानी कि आप बहुत सारे सिग्नल को एज द सेम फॉर्म सेंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट में तो ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि डिजिटल सिग्नल कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं, इसके लिए भी आपको तीन चीज़ों का जानना ज़रूरी है इसके लिए भी। लेकिन ये बात याद रहे कि टू अप्रोचेज होती हैं हमारे पास, एक होती है बेस बैंड ट्रांसमिशन और एक होती है ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। अब बेस बैंड ट्रांसमिशन और ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन आपके पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बेस बैंड ट्रांसमिशन। तो बेस बैंड ट्रांसमिशन में आप सेंड करते हैं डिजिटल सिग्नल विदाउट चेंजिंग द एनालॉग सिग्नल्स, यानी कि आपके पास फर्ज कीजिए बेस बैंड है, आप बेस बैंड में आपने एनालॉग सिग्नल उठाया, उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको बाद में जब रिसीव होगा तो वो एनालॉग की फॉर्म में ही होगा, लेकिन वो कोई डेटा चेंज नहीं होगा, डेटा करप्ट नहीं होगा, डेटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसको हम बेस बैंड ट्रांसमिशन कहते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ चैनल्स हमारे पास यूटिलाइज किए जाते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती है जो आप आगे जाके नेक्स्ट आइंदा वाले लेक्चर में, आइंदा आने वाले लेक्चर में और आइंदा आने वाले मॉड्यूल्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बेस बैंड में ये देखें ये हो रहा है, ये देखें ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है सिंपल एक सिग्नल या एक ट्रांसमिशन है, आपने ये सेंड करनी है तो आप सेंड बड़ी आसानी से कर सकते हैं लो पास चैनल के ऊपर भी। देखिए है इतना, लेकिन आपने इतना सेंड किया है तो ये आपने लो पास चैनल के ऊपर इसको सेंड आउट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आप आए, देखिए इसमें होता ये है कि जो हमारे पास बेस बैंड ट्रांसमिशन होती है ना, इसमें हमने कोशिश ये करनी होती है कि हमारा एक्यूरेट डेटा जाए, यानी कि हमने ये नहीं करना होता कि हमारा जो डेटा है ना वो चेंज हो जाए। तो ये बेस बैंड के अंदर ट्रांसमिशन के अंदर हमें ये थोड़ा सा नुकसान मिलता है या हमें ये फ़र्क मिलता है कि हमारा जो डेटा होता है वो कभी कभार हमारा वो डिज़ायर्ड डेटा नहीं जा रहा होता। जिस तरह देखें आपने ये डेटा सेंड आउट किया, डेटा आपका ये सेंड आउट हुआ, अब आपने अपने मीडियम के थ्रू ये डेटा सेंड किया, लेकिन आपका जो डेटा रिसीव हुआ ना वो ये हुआ। अब देखिए ये डेटा फ़र्क है, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं एक लड़का हूँ, आपके पास डेटा गया मैं लड़का हूँ, या हो सकता है आपके पास डेटा गया हो मैं का हूँ, लड़ भी उसने काट दिया हो और एक भी उसने काट दिया हो। तो ये हमारे पास जो है इसका मेजर डिसएडवांटेज है कि बैंडविड्थ के अंदर हम जो डेटा सेंड आउट करते हैं ना, जो कि हमने वो एनालॉग से पकड़ना होता है, एनालॉग जो है वो डिजिटल में ट्रांसफर होता है, लेकिन वो जाता दोबारा एनालॉग नहीं है। लेकिन थोड़ा सा हमें नुकसान ही मिलता है, थोड़ा सा हमें डिसएडवांटेज ये मिलता है कि डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखो ये सिग्नल था, आपने से मीडियम के थ्रू सेंड किया तो ये इस तरह का हो गया, ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल लाइन स्ट्रेट थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो गया। तो ये आपके पास जो है इसका मेजर डिसएडवांटेज है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें वही आपको बात बता रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। ब्रॉडबैंड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसमिशन करते हैं, जिसके उल्ट है, जिसको मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है। अब मॉड्यूलेशन अलाउ करता है बैंड पास चैनल को कि हम क्या करें, डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इसमें ना हम ना अपना डेटा या हम अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना वो हम उसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, और मोर अवेलेबल देन अ लो पास चैनल, हमारे पास इसमें जो चैनल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ये देखो ये एम्पलीट्यूड है, ये इसमें बैंड पास है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ये देखें इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डेटा बिल्कुल वैसा ही जाता है, और आजकल आज के ज़माने में या अब के टाइम में जो हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें ये सिग्नल था, ये हमने सेंड किया तो आउटपुट भी वही गया। जिस तरह मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, मेरी रियल आवाज़ भी ऐसी है, तो मेरी आवाज़ आपको वैसी ही आ रही है जैसे मेरी ओरिजिनल आवाज़ है। हाँ थोड़ा बहुत नॉइस इसमें ऐड हो सकता है, लेकिन मेरी ओरिजिनल आवाज़ आपको वैसी आ रही है क्योंकि ये ब्रॉडबैंड टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह देखो यहाँ पे ये हमारे पास है, इसने ट्रांसमिशन के थ्रू सेंड किया तो एज इट इज़ डेटा पहुंचा जो रिसीविंग पे था, यानी कि जो हमने सेंड किया था वो एज इट इज़ डेटा रिसीवर तक पहुंच गया। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि क्या डेटा वही पहुंचा जो हमने पहुंचाना था। ये हमारे पास बेसबैंड और ब्रॉडबैंड के अंदर बेसिक डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का मतलब होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम आर नॉट परफेक्ट, हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये होता है
कि हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ऊपर जाने की ज़रूरत है, हमें थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए 3 तरह के एडवांटेजेस होते हैं, 3 तरह के हमारे पास जो है वो बैरियर्स आते हैं। एक होता है एटेन्यूएशन, एक होता है डायस्ट्रेशन या डिसएटोरेशन और एक होता है नॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट ये तीनों ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि एटेन्यूएशन और एक नॉइस है। ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते हैं डिटेल से। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे ओके ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, हमने इस चीज़ को देख लिया। नेक्स्ट पे आए तो ये भी इम्पेयरमेंट ही है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे एटेन्यूएशन की। इसमें क्या होता है, इसका मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, कि आपका डेटा लॉस हो रहा है। हमारा सिग्नल सिंपल और कंपोजिट, जब हमारा सिग्नल सिंपल होता है या कंपोजिट होता है और ये ट्रैवल होता है किसी मीडियम के थ्रू, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी लूज हो रही है, आपका डेटा देर तक पहुंच रहा है, आपका डेटा थोड़ा सा आपका जो डेटा है वो आहिस्ता 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 करके आप तक पहुंच रहा है, आपको एक साइमल्टेनियसली फॉर्म में डेटा रिसीव नहीं हो रहा है। और इसके मुकाबले में क्या होता है, जब आपकी एनर्जी थोड़ी लूज हो जाती है ना, तब आपका फर्ज कीजिए आपने किसी वायर के थ्रू डेटा को सेंड किया है, तो वो जो वायर होती है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाती है और समटाइम ये हॉट होने के साथ साथ जल जाती है, जिसकी वजह से हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है कन्वर्टेड टू हीट, यानी कि एनर्जी जब कम होती है तो वो हीट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और हमारा डेटा यहाँ पे या तो हमारा नेटवर्क जो है वो टोटली तौर पर डिस्ट्रॉय हो सकता है, या हमारा डेटा जो है वो मेनली तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटा आहिस्ता 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 करके हमारे पास जो है पहुंच रहा होता है। ठीक है, इसको हम एटेन्यूएशन का नाम देते हैं। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डेटा इस फॉर्म में था, ये एटेन्यूएटेड हो गया, थोड़ा सा देखें डेटा की शक्ल चेंज होगी, देखें इस फॉर्म में था लेकिन यहाँ पे देखो क्या बन गया। अब आखिर में जब आपके पास आएगा आएगा ओरिजिनल फॉर्म में ही, लेकिन थोड़ा सा डेटा आहिस्ता आहिस्ता स्लो 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 तो तब आएगा और इसकी एनर्जी जो होगी वो थोड़ी लूज हो जाएगी। इसको हम एटेन्यूएशन का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो एग्जांपल आपको बता रहा है, एग्जांपल आपने याद कर लेनी है, इसके फार्मूला याद करना है आपने कि जो एटेन्यूएशन होती है ना, इसको फाइंड आउट करने का तरीकेकार क्या होता है कि 10 log 10 P2 माइनस P1 या P2 डिवाइडेड बाय P1। इसके अंदर आपने ये देखना होता है कि हमारा जो ओरिजिनल फॉर्म है वो P2 यानी फाइनल पोजीशन P2 है और इनिशियल पोजीशन हमारे पास यहाँ पे P1 है। तो 10 log 10, अब P2 क्या है, ये आपको गिवन होगा 0.5 और P1। अब देखिए इस केस में दोनों चीज़ें यही हैं, आपने यहाँ पे ये लगा लिया। अब फार्मूला आपने सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करें माइनस 0.3 के साथ जो भी आपको यहाँ पे वैल्यूज गिवन होगी, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक फाइनलाइज जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल को स्किप आउट नहीं करना, एग्जाम्पल को टोटली तौर पे याद कर लेना है। यही आपकी एग्जाम्पल आपके फाइनल टर्म में और आपके मिड टर्म में जो है वो ज़्यादातर पूछी जा रही होती हैं। अब यहाँ पे भी आपने वही फार्मूला लगाया 10 log 10, अब P2 डिवाइडेड बाय P1। अब यहाँ पे भी 10 आपको देखिए 10 टाइम्स दिया हुआ है, यानी आपको वैल्यू दे दिया, आपने यहाँ पे P1 के साथ 10 टाइम लगा लिया। लगाने के बाद आपने क्या किया, आपने P1 को यानी दोबारा उसके साथ आपने किया। अब P1 से P1 कैंसिल होगा तो आपको यहाँ पे 10 dB यानी कैलकुलेशन करने के बाद एक फाइनलाइज जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने वर्किंग जो है वो करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दोबारा दे रहा है तो उसमें आपने डीबीज को फाइंड करना है जी। डीबी को फाइंड करने का तरीकेकार क्या होता है कि सिंपल आपने प्लस माइनस करनी होती है जो कि आपको दी होती है, जिसमें देखें बिटवीन 2 पॉइंट्स है, आपके पास पॉइंट्स 2 हैं और 3 सिग्नल्स हैं जो कि एम्पलीफाई किए जा रहे हैं। अगेन दोबारा बिटवीन 3 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट्स है। सिंपल देखें अब आपके पास टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 4 और 3 7, आपने यहाँ पे 7 लिख लिया, ये 7 आ गया। अब देखिए पॉइंट कितने थे 3 और यहाँ भी पॉइंट कितने थे 3। अब -3 अब सिंपल आप प्लस माइनस करें तो आपके पास एक फाइनलाइज जो है वो आंसर क्रिएट किया जाएगा और आपके पास एक फाइनलाइज आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आप बाकी सारी एग्जांपल है, मैं उम्मीद करता हूँ एग्जांपल आप खुद से देख लेंगे एटेन्यूएशन के बारे में। अब आपको जाके फाइनलाइज फार्मूला बताया जा रहा है, पता नहीं क्या इन लोगों ने जो है वो अरेंज की हुई है। देखें ये फाइनलाइज फार्मूला एग्जाम्पल पहले करवा दी और फार्मूला आपको बाद में बताया जा रहा है। व्यू वाले उल्टे ही चल रहे हैं। बहरहाल देखें यूनिट जो होता है हमारे पास सिग्नल स्ट्रेंथ का वो या तो डेसिबल होता है और डेसिबल की शॉर्टेस्ट फॉर्म जो है वो डीबी होती है। ये जो एटेन्यूएशन का फार्मूला है ना ये वाला है जो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि 10 log बेस 10 है P2 डिवाइडेड बाय P1। इस फार्मूले को आपने याद करना है, इसी फार्मूले के थ्रू आपकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व होंगी। आपको सारा डेटा दिया गया होगा, आपने सिर्फ फार्मूला पुट करना और आपके पास फाइनलाइज जो है वो जवाब आ जाएगा। देखिए मुझे पीछे आपको एग्जाम्पल करवा रहा था ना, वो इसने आपको खुद से करवाई हुई है, यानी इन्होंने खुद से आपको दी हुई है। P2 देखें क्या है यहाँ पे, P2 का मतलब पॉइंट, तो यहाँ पे देखें वही बात कि ये दिया हुआ है इसने, ये है जी 0.5, ये देखें 0.5। अब P1 क्या है, पावर है 0.1, यानी कितनी पावर है वो भी 0.5 ही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने P1 डिवाइड बाय P1, मैं थोड़ा सा इसको बैक करूँ तो ये देखें P1 से P1 कैंसिल, बाकी रह गया 0.5। अब आप इसको फार्मूला करें 10 log बेस 10 और साथ आप 0.5 करें तो ये आपके पास -3 dB आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइनलाइज जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी पावर होगी ना वो लॉस हो जाएगी 3 dB की फॉर्म में, -3
डीबी की फॉर्म में, ठीक है। इसी तरह तो बाकी भी सारी एग्जांपल है, आपको सब कुछ गिवन होगा, आपने फार्मूला अप्लाई करना है और बाकी आपने सारा कुछ इसको देख लेना है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टॉर्शन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। डिस्टॉर्शन अभी इस वीडियो में हम लास्टली यही पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा लंबा है ये, काफ़ी स्लाइड्स अभी आपकी पढ़ी हुई हैं तो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लेंथी हो गया। हम डिस्टॉर्शन के ऊपर अपना जो वीडियो है उसको इख्तिताम करेंगे अपनी वीडियो को। तो डिस्टॉर्शन क्या होती है, इसका मतलब होता है कि सिग्नल जो है ये चेंज हो रहे हैं इट्स फॉर्म और शेप, यानी कि अपनी फॉर्म में और अपनी शक्ल में अगर सिग्नल्स चेंज हो रहे हैं उसका मतलब है वहाँ पे सिग्नल जो है वो डिस्टॉर्शन की तरफ जा रहे हैं। ये कब होकर होती है, जब हमारे पास कंपोजिशन या कंपोजिट सिग्नल्स होते हैं और उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, या तो मैचिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि एक सिग्नल एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा डेटा करप्ट हो रहा है, या हमारे पास जो मीडियम है उसके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट हो रहा होता है, तो इसको हम डिस्टॉर्शन कहते हैं या इसको हम कहते हैं डिस्टॉर्शन ही। ओके, तो ये यहाँ तक आपकी वीडियो थी, ये आपका पार्ट 1 समझ लें कि 29 से लेके राउंड अबाउट ये आपका 56 तक टॉपिक था, जिसमें से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि मे बी 50 नहीं 50 तक तो नहीं, बहरहाल 26 से लेकर राउंड अबाउट 43 टू 44 टॉपिक्स आपके कवर हो चुके होंगे। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है जी। यहाँ तक अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी इसके अलावा रिक्वेस्ट आपसे हुई कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।